तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने हमें क्या बताया, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ये पूरा ज़रूर देखना। तो न्यूटन क्या बोलता है कि मान लो कि तुम्हारे पास कहीं यूनिवर्स में ऐसे दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। इस दोनों ऑब्जेक्ट में एक अट्रैक्शन होता है, इस रिलेशन होता है इस दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ वो रिलेशन हो। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों कैसे अट्रैक्ट करते हैं और उसके डिस्टेंस पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसके मास का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये बात न्यूटन ने हमें बताई है। तो न्यूटन बोला कि इस ऑब्जेक्ट के मास को मान लो m1 और इस मास के ऑब्जेक्ट को मान लो m2 और इस दोनों ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है उसको मान लो r। बोलो समझ में आया। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह है ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है, इसकी वजह होती है ग्रेविटेशन। तो इसी वजह से इस लॉ का नेम हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ज़रा देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मास पे कैसे रिएक्ट करती है, ज़रा देखो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन्स ने बताया इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मास के प्रोडक्ट को, m1 इंटू m2। इसको नंबर 1 दो। और न्यूटन्स ने एक बात बोली कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसको? रेडियस, इस आर के स्क्वायर को, इस डिस्टेंस के स्क्वायर को। जैसे जैसे इस दोनों का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। जैसे वो मैग्नेट के बारे में होता है एज इट इज़ वैसे ही होता है यहाँ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट का कम होगा। और इसको नंबर 2 दो। और इस दोनों को ध्यान में लेते हुए हमारे ये समझ में आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2। तो एक फिजिक्स का लॉ बोलता है कि कहीं भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी दिखे तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो। तो हमने कांस्टेंट डाल देते हैं यहाँ। ज़रा देखो क्या है कांस्टेंट। फोर्स इजिकल टू हमने यहाँ कांस्टेंट डाल दिया g और ये m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम स्टेटमेंट से ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं। आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको आ जाए तो आप स्टेटमेंट अपने आप बना लोगे, उतना ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट बताने में। अब ज़रा देखो ये जी क्या है। हमने जी तो कांस्टेंट ले लिया भाई, मगर ये जी क्या है ज़रा देखो। तो ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी फिक्स वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है ज़रा देखो। g इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2। ज़रा इसकी यूनिट देखो क्या आ जाएगी। यूनिट्स इसकी यही यूनिट्स है, हमने लिख तो दी है इस वैल्यू में। किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2। बोलो समझ में आया। यही इम्पोर्टेंट है इस लॉ में। तो यहाँ तक ये लॉ होता है ख़त्म। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं यूनिवर्स में 2 पॉइंट दिए हो तो जिसका मास m1 है और दूसरे का मास है m2 और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो न्यूटन्स ने हमें बोला कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके मास के प्रोडक्ट को। तो हमने लिख लिया यहाँ। तो और बोला उन्होंने कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर की। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इस दोनों को इक्वेट करके हमने ये इक्वेशन निकाल लिया
निकाल लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के कुछ कांस्टेंट डाल दिया। इस कांस्टेंट को बोल देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2। इसकी यूनिट्स हमने यहाँ लिख दी है। तो आप समझना पसंद करेंगे इसकी यूनिट कैसे आएगी। चलो हम बता देते हैं आपको इसकी यूनिट्स कैसे आ गई। तो ये मिटा दे, ये नोट कर लो आप। तो हम आपको आप बताएंगे कि ये यूनिट्स कैसे आई भाई, इसके पीछे क्या राज है जो ये यूनिट आ गई। तो हमने जो लास्ट का एक्सप्रेशन देखा था, इक्वेशन देखा था, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने g की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो g क्या आ जाएगा, ज़रा देखो, ये r स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 यहाँ डिवाइडेड में चले जाएंगे m1 इंटू m2। अब देखो ज़रा, फोर्स यानी कि क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m। तो मास यानी कि क्या, किलोग्राम। एक्सेलरेशन यानी कि क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, -2 यहाँ लिख दूँ, नीचे होता है तो ऊपर जाके माइनस हो गया सेकंड। सेकंड यानी कि टाइम, टाइम का स्क्वायर यानी कि यस का स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर जाके हो गया माइनस। और क्या हो जाएगा ज़रा देखो, यहाँ मास है और यहाँ भी मास है, तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा। और ये आर के बारे में बात करेंगे, तो आर यानी कि डिस्टेंस है, आर यानी कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर यानी कि यहाँ आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो मास है m1 m2 यानी कि 2 मास है, तो इसको हम बोल देते हैं kg का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। ये ऊपर चला गया, ये मास ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। और दो माइनस में से एक प्लस चला गया तो क्या बचा, एक प्लस। तो 2 माइनस में से एक प्लस चला गया तो माइनस बचा। तो किलोग्राम इनवर्स, बोलो समझ में आ रहा है। मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब, मीटर इंटू मीटर नहीं, मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, और ये सेकंड का -2 एज इट इज़। ये आ गया यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यही हमने यूनिट्स लिख लिया है। तो कैसा लगा है आपको छोटा सा वीडियो, और पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।